हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो कि होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम यानी कि परमाणु की संरचना चैप्टर हमारे पास है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पार्टिकल्स इन एटम से। ठीक है, तो हमने देखा था कि एटम क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर एटम के बारे में समझ लिया था। तो आज यहाँ पर क्या होता है, एटम्स भी यहाँ पर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स का नाम हमको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। और हमें पता, इनके बारे में हमसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की गई थी थॉमसन के द्वारा की गई थी। और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने क्या लिया था, कैथोड रेज उनको मिले थे। तो जो कैथोड रेज बने हुए थे इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे, तो इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर बात आती है फिर किसकी, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज हमको पता है किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, यहाँ पर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और ये वाला क्वेश्चन जो है हमेशा लोग गलत करके आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करके आ जाते हैं कि जो हमारा यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की है और रदरफोर्ड ने की है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, प्रोटॉन की खोज की है वो गोल्डस्टीन ने की थी। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। यहाँ पर बात आती है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ किया था यहाँ पर, जिनको कैथोड रेज भी कहा जाता है। और ये कैथोड रेज ही थे किससे बने हुए, प्रोटॉन से बने हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की गई थी। यहाँ पर बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर चैडविक। ये तो हमको पता ही रहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। और चैडविक ने क्या किया था, जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको लाइटर एलिमेंट्स पे बम्बार्ड कराया था, वहाँ पर से उन एलिमेंट से न्यूट्रॉन निकल गए थे। तो इस तरह ये ज़्यादा जानकारी याद रखने की ज़रूरत है नहीं कि कैसे इन्होंने खोज की, बट फिर भी क्या पता, उसके भरोसा नहीं है ना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर बात आती है इन पर चार्ज की। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन चार्ज इस पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पर, इलेक्ट्रॉन पर, जो कि निगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर प्रोटॉन की। तो जितना चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन पर भी होता है, और यहाँ पर जो उसका क्या रहता है, यहाँ पर चार्ज रहता है वो पॉजिटिव रहता है। बाकी उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर बात आती है यहाँ पर न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, -31 किलोग्राम यहाँ पर कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास रहने वाला है। और यहाँ पर मास अगर हम बात करें किसकी, प्रोटॉन की, तो 1.673 × 10⁻27, या क्या आएगा, -27। ठीक है, -27 किलोग्राम यहाँ पर प्रोटॉन का मास होने वाला है, जो कि लगभग सेम ही होता है किसके मास के, यहाँ पर न्यूट्रॉन के। बट न्यूट्रॉन जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट वगैरह, यहाँ पर पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, बट हम जनरली उसको बराबर ही मानते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनसे 2000 गुना हल्का रहता है। ठीक है, 2000 टाइम्स लाइटर है कौन, इलेक्ट्रॉन, किन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें क्वेश्चन बन जाता है, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की थी, चार्ज कितना होता है, या ये फिर आपको पूछा जा सकता है किस तरीके से इसका यहाँ पर खोज की गई थी। तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स। अब हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं। डाल्टन ने तो सिर्फ इतना बताया था हमें, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उन्होंने एटम बताया था। उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको तोड़ नहीं सकते आगे। बट यहाँ पर तो हमको क्या मिल चुके हैं, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं। और जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं तो यानी कि अब यहाँ पर मॉडल तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर जो एटम है उसके लिए कुछ मॉडल यहाँ पर सजेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने मॉडल सजेस्ट किए कि एटम इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने, एंड लास्ट में यहाँ पर किसने दिया, बोर्स मॉडल, बोर ने अपना मॉडल यहाँ पर एटम्स का प्रस्तुत किया। तो हमारे पास यही तीन है, इसके बाद भी मॉडल्स आते हैं, वो हमारे यहाँ पर सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला मॉडल देख लेते हैं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो था क्या। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना मॉडल क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो जस्ट लाइक किसकी तरह होता है, यहाँ पर वाटरमेलन की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है। ठीक है, बताया उन्होंने कुछ था, लेकिन हम वाटरमेलन लेकर चल रहे हैं। ठीक है,
इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है, वाटरमेलन हमने देखा है, तरबूज कैसा होता है, तरबूज के अंदर एक लाल लाल पार्ट होता है, लाल लाल पार्ट में बीज, काले काले बीज धसे हुए होते हैं। तो वो बीज जो धसे हुए हैं उनको उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तरबूज में इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं उस लाल पार्ट में, उसी तरीके से यहाँ पर एटम जो होता है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स उसके उस पार्ट में धसे हुए रहते हैं। और वो जो लाल लाल पार्ट है उसको कंपेयर किया उन्होंने कि वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पर पार्ट है, जो रेड पार्ट रहता है इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का, तरबूज का, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, उसको उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर बता दिया, जो कि यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और बाकी ये निगेटिव चार्ज हैं जो कि उसमें धसे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या सजेस्ट कर दिया, उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर है, किसमें, एटम में। तो एटम किस तरीके का होगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगा एटम। तो ये वाला जो उनका मॉडल था वो एटम की न्यूट्रलिटी को भी यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो अगर बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट, तो इतना ही उनका मॉडल था, बट वो कुछ चीज़ें जो थी वो समझा नहीं पाए। वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि हमको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो इनका मॉडल यहाँ पर ये फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर किस चीज़ का, रदरफोर्ड का मॉडल आता है एटम का, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल आता है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, अपना मॉडल बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा सबसे पहले तो, ठीक है। मॉडल ऐसे नहीं बता दिया उन्होंने, कुछ यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर बताया। तो उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा एक भाई साहब, बिजली पागल हो गया आज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल लिया था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, समझो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है हीलियम। हमको पता है हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास क्या होता है, 4 होता है। जब हीलियम के, अब इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, बट इसमें से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का एटम है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, यही है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का क्या करा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को उन्होंने बॉम्बार्ड कराया, यानी कि उसकी बमबारी कराई किस चीज़ पे, गोल्ड फॉइल पे। उन्होंने एक गोल्ड की पतली सी शीट ली, ठीक है, गोल्ड की उन्होंने एक पतली सी शीट ली, उस शीट पर उन्होंने यहाँ पर क्या कराया, यहाँ पर उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया। तो जब उन्होंने इसको बॉम्बार्ड कराया तो उनको कुछ रिजल्ट्स मिले, जो कि यहाँ पर ये रिजल्ट उनको देखने को मिले, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन उनको मिले यहाँ पर देखने को। तो ये उनके पास सबसे पहले उनको मिला यहाँ पर देखने के लिए कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें से ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए। क्या हुआ, वो बिना विक्षेपित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए आर पार, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पहला क्या मिला उनको देखने को मिला कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे बिना विक्षेपित हो गए निकल गए। फिर उनको दूसरा देखने को मिला कि जो बहुत कम पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, वो स्मॉल एंगल्स पर, ठीक है, वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है, छोटे बहुत कम एंगल्स पर, जैसे ये है, ये स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए। तो दो क्या हो गए, 2 ऑब्जर्वेशन ये थी उनकी। तीसरा ऑब्जर्वेशन उनको ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो 12,000 पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल, उनमें से 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ही यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि डायरेक्टली टकरा के वापस आ रहा था। तो 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन उनको मिले, एक तो डायरेक्टली आर पार हो जा रहे थे, ठीक है, और दूसरा क्या मिला कि जो कुछ स्मॉल एंगल्स पर थे वो विक्षेपित हो जा रहे थे स्मॉल एंगल्स पे, और तीसरा देखने को मिला उनको कि जो कुछ थे 12,000 में से केवल एक, अगर 12,000 पार्टिकल टकरा रहे तो उनमें से एक पार्टिकल डायरेक्टली वापस उसी एंगल पर वापस आ जा रहा था, ठीक है, 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा था। तो इस तरीके से उनको 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने रिजल्ट बताए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ यहाँ पर कंक्लूड किया कि ये क्यों हो रहा है,
इससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। तो यहाँ से पहले वाला जो उनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर पार्ट है एटम का वो क्या है, वो यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है। तो एटम का ज़्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। और क्यों, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल क्या हो रहे थे, बिना डिफ्लेक्ट हुए आर पार पास हो जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले वाले ऑब्जर्वेशन से क्या बता दिया कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम का वो खाली है। फिर वहाँ पर दूसरा क्या था कि बहुत कम क्या थे जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। स्मॉल एंगल पर जब डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो उनसे उनको क्या देखने को मिला, तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हीलियम पर क्या है, हीलियम जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल था वो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब भी वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के सामने से गुजरेगा, पॉजिटिव चार्ज के सामने से गुजरेगा तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन लगेगी, तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा उससे दूर की तरफ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रही थी वो उसी कारण आ रही थी, बट वो डिफ्लेक्शन बहुत कम पार्टिकल्स में देखने को मिल रहा था, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल्स में देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी सी जगह पर मौजूद है, ठीक है, वो कितना वो चार्ज जो है वो छोटी सी जगह पर मौजूद है। फिर उन्होंने यहाँ पर थर्ड इसमें क्या बताया कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमने देखा था ये 180 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 180 डिग्री, जो बहुत कम क्या था, यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल ही अपने 180 डिग्री पर वापस आ रहा था। तो यहाँ से उनको क्या पता चला कि जो क्या है यहाँ पर उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटी सी जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, बहुत छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, और इसी में उसका मैक्सिमम मास भी कंसंट्रेटेड है। जो यहाँ पर जो हमको क्या मिला, न्यूक्लियस, जिसको उन्होंने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया। यहाँ यहीं पर ही जो एटम होता है उसका ज़्यादातर जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, और ज़्यादा सारा का सारा क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज यहीं पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने थर्ड वाले जो ऑब्जर्वेशन था उससे बता दिया। अब जो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये यहाँ पर परिणाम निकाले, निष्कर्ष निकाले, इसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर उन्होंने अब एक मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया अपना। उस मॉडल में वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो इन सब के कारण उन्होंने एक मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक जगह होती है जिसमें उसका पॉजिटिव चार्ज निहित रहता है, ठीक है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो उसका रहता है वो यहीं पर रहता है, और ज़्यादातर मास जो उसका है वो भी यहीं पर मौजूद रहता है, और इसको नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लियस। इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दे दिया, ठीक है, इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स ये घूम रहे होते हैं। तो क्या क्या बता दिया उन्होंने कह दिया कि जो सारा उसका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में निहित रहेगा, ठीक है, यहीं पर मास भी उसका ज़्यादातर रहेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा। और जो इसका ज़्यादातर पार्ट है वो खाली बताया था उन्होंने। और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इस पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियस इस क्या है, एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर बात करें अगर, तो एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, जबकि ये एटम का साइज लिख लेना, ये एटम का साइज है, और न्यूक्लियस का साइज भी लिख लेना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है यहाँ पर, और एटम का कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो इतना इस चीज़ को यहाँ पर कर लेना। तो ये हमारे पास मॉडल हो चुका है, किसका, ये वाला मॉडल हो चुका है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, तो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या क्या देखने को मिला उनको, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर बात करें उन्होंने क्या यूज़ किया था, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया था। और कौन से पार्टिकल यूज़ किए थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यूज़ किए थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हीलियम का एटम होता है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर यह सब आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं कि इनका ड्रॉबैक क्या था। तो इनका ड्रॉबैक ये था
कि इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो वहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लॉस होगा, जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लॉस होगा तो लॉस होने के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एनर्जी का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करते 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 उसका पाथ कम होता जाएगा। जैसे जैसे उसका पाथ एनर्जी लॉस हो रही है उसका पाथ कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस में गिरना चाहिए था, ठीक है उनके अनुसार तो गिरना चाहिए था, बट ये गिरता है नहीं। और इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये उनकी क्या रह गई, मॉडल की कमी रह गई, जिसको कि यहाँ पर दूर किया बोर ने। उन्होंने कुछ और बताया, तो वही चीज़ अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके बाद बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया एटम का, कि ये किस तरीके से एटम का मॉडल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या है। तो जब रदरफोर्ड यहाँ पर फेल हो गए तो उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि ऐसा यहाँ पर होगा एटम। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ फिक्स वैल्यूज़ में, ठीक है जो फिक्स पाथ है, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ फिक्स पाथ में, ठीक है, घूमने वाले हैं, यहाँ पर फिक्स पाथ में घूमने वाले हैं। तो उन्होंने इसको कहा कि क्या यहाँ पर ये क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल सेपरेट, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सेपरेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सेपरेट वैल्यूज़ हैं। जब जैसे वहाँ पर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन ये आ रहा था, तो ये कहीं भी घूम के कहीं भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सेपरेट वैल्यूज़ हैं, तो इनमें ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इन पाथ में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो यही चीज़ क्या बताई इन्होंने, बोर ने बताया कि यहाँ पर क्या होगी, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमेगा, यानी कि बिल्कुल सेपरेट ऑर्बिट्स में घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो जब भी ये इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और जब ये अपनी एनर्जी को रेडिएट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर उनका एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो यहाँ पर वापस जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, सेपरेट। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, सेपरेट। तो सेपरेट ऑर्बिट्स में यहाँ पर घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं, तो पहले ऑर्बिट के लिए उन्होंने बताया कि इसको के बोलते हैं, उसके बाद एल, एम, एन, और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी ऑर्बिट्स आते रहेंगे। तो के, एल, एम, एन, जो सबसे अंदर वाली ऑर्बिट होती है उसके लिए के यहाँ पर यूज करते हैं, ये एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो जो के होता है उसके लिए एन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एन इक्वल टू 1 पे के, एन इक्वल टू 2, एल, एन इक्वल टू 3 के लिए, एम, एन इक्वल टू 4 के लिए, के, एल, एम और एन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेल होते हैं। ऑर्बिट को सेल भी कहा जाता है। इस तरीके से आप अगर पेपर में आता आपसे कि ये कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो पहला होगा उसके लिए एन इक्वल टू 1, फिर एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेल के नंबर दे लेंगे और उनका यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं, कौन सा सेल कहाँ पर होने वाला है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो यहाँ पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी उन्होंने क्या क्या बताया था, कि यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर वैल्यूज होती हैं जो कि क्या होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इनमें घूमते हुए वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बोर का मॉडल है, और इस तरीके से आप यहाँ पर आपके तीनों मॉडल यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल क्या देखते हैं, कल के लिए देखते हैं यहाँ पर पहले कल क्या पढ़ना है। तो चैप्टर में क्या रह गया, चैप्टर में यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया है। तो न्यूट्रॉन पढ़ लिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हो, कल देखेंगे हम। उसके बाद इनका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा और देख लेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। बस कल ये ख़त्म हो जाएगा। कल ये वाला चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद उसके 1-2 दिन क्या करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।